नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूं। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। तो दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि इस बार 100% सिलेक्शन लेना है, तो फिर मेहनत से क्या घबराना। दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल करूंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 28। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 27 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी बच्चा मेरे से चैनल पे जुड़ा हुआ है और इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका साइंस के अंदर एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सारे अपलोड वीडियो को देखना है और इन सभी क्वेश्चनों को बार बार आपको लिखकर रिवीजन लगाना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर जनरल साइंस का एक भी पर्सन गलत नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 28 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। दोस्तों, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको वैसे ही बताने वाला हूं जैसे मैं क्लास में माहौल के साथ पढ़ाता हूं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन देखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, कभी कभार डिग्री सेल्सियस के अंदर सामान्य तापमान नहीं पूछा जाता है, तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, आपको 37 डिग्री सेल्सियस तो याद रखना ही है, इसके अलावा 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट भी याद रखना है और 310 केल्विन भी याद रखना है, ठीक है। ये मनुष्य शरीर का तापमान ही है। ये क्या है, ये डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में और ये केल्विन में। तो अगर आपको सेल्सियस के अंदर पूछे तो आपका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या, कभी कभार आपके ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मनुष्य शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइपोथैलेमस। अरे क्या होना चाहिए, हाइपोथैलेमस। दोस्तों, आपको याद रखना है कि मनुष्य शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है, हाइपोथैलेमस। काफी इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। हाँ जी, प्रश्न संख्या सेकंड है मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन देखते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, सबसे पहले सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात लिख लेना भाई, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। और ये भी याद रखना है, आवारा तत्व, आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है।
और ये भी याद रख लेना, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। और ये भी याद रख लेना कि आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0, वो कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात, सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन बता दिए। दोबारा से और रिवीजन लगा देता हूं। पूछेगा आपको कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, और ये भी आपको याद रखना, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। आवर्त सारणी का हमारा तत्व हाइड्रोजन होता है। भविष्य का ईंधन कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। और आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। और ये भी याद रखना है कि आवर्त सारणी का ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है दोस्तों, सारे धमाकेदार वाले पर्सन मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, पर्सन संख्या 3। हाँ जी, पर्सन संख्या 3 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। पर्सन संख्या 3 है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, एम्पियर, जूल, ओम और पास्कल। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है मेरे जिगर के टुकड़ों, कार्बन है एक, ध्रुव है, धातु है, अलॉय है या अधातु है? तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या कि कार्बन एक प्रकार की अधातु है, ठीक है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना भाई। पर्सन संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है दोस्तों, हाँ जी, मार्स गैस का सूत्र है, ऑप्शन देखते हैं, NaCl, KMnO4, CH4, C2H5OH। तो मार्स गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। जबकि एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन देखिए, जो ये NaCl है, ये साधारण नमक सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl जिसे कहा जाता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रख लेना कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। एक आपने सुना होगा लाल दवा, ठीक है, लाल दवा, इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ जी, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, सारे पर्सन याद कर लेना यही क्या कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 और इसका रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। जबकि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH जिसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, सारे पर्सन याद रख लेना। क्या मैं दोबारा से बता देता हूँ, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl और उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 और लाल दवा का रासायनिक जो नाम है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH जिसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, सारे पर्सन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6 है। पर्सन संख्या 6 है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन देखते हैं, डोप्सन, डेसिबल, पारसेक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट बात, डेसिबल। अरे क्या है? डेसिबल। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जबकि ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई डोप्सन यूनिट में नापते हैं। अरे किस में नापते हैं? डोप्सन यूनिट में। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? डोप्सन यूनिट में नापते हैं। जबकि ये पारसेक किसका मात्रक है? ये पारसेक दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक होता है। लो जी, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, होमोसेपियंस, पाइसम सेटाइवम, टिटिकम एस्टियम, ओराइजा सेटाइवा। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। जबकि ये पाइसम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मटर का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन पूछ रहा हूँ, देखते हैं किन किन बच्चों को इस पर्सन का आंसर आता है। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। सबको याद है ना कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है। मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो मटर के अंदर कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप सारे भाई लोग करो भाई, ठीक है। साइंस के अंदर आपका एक भी पर्सन गलत नहीं होने दूंगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो पिछले 27 टेस्ट के अपलोड वीडियो जरूर देखें दोस्तों। इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जनरल साइंस का एक भी पर्सन मैं गलत नहीं होने दूंगा।
दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है उसमें से मेरे से कोई फटा हुआ विद्यार्थी वहां से टर्निंग करके नहीं निकला हो। और सभी ट्रेड आर्मी के अंदर जितनी भी ट्रेड है उन सब के अंदर मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों मेरे को पूरा पता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता। तो दोस्तों दिमाग लगाने का काम मेरा है, आपको जो भी मैं मैटर दे रहा हूँ उसको आप पढ़ते जाओ। दोस्तों मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप दोस्तों ईमानदारी से मेहनत करो, फटाफट बताओ कि मटर के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मटर के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, मटर का वैज्ञानिक नाम तो मैंने बता दिया, पाइसम सेटाइम। अब देखिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टियम। और चावल या धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चावल या धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। अरे क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। लो जी, धमाकेदार वाला सोल्यूशन। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है मेरे जिगर के टुकड़ों। तपेदिक रोग किससे होता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कवक और मच्छर। तो देखो तपेदिक रोग का मतलब होता है टीबी। अरे क्या होता है? टीबी, या इसे क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, टीबी है। टीबी को क्या बोलते हैं? तपेदिक या क्षय रोग, या इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अरे क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। लो जी, धमाकेदार वाला सोल्यूशन। और ये भी याद रखना है, जो टीबी होता है इसका रोगजनक, ये किस बैक्टीरिया के कारण टीबी नामक रोग होता है? तो याद रख लेना, माइकोबैक्टीरियम। लिख लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, काफी इंपॉर्टेंट बात। क्या कि जो टीबी नामक रोग है ये किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये भी याद रख लेना, जो टीबी है ये किसके द्वारा फैलता है? वायु या हवा के द्वारा। ठीक है, जो टीबी नामक रोग है ये वायु या हवा के द्वारा फैलता है। और ये भी याद रख लेना कि टीबी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। अरे कौन सा? फेफड़े। ठीक है, और ये भी याद रख लेना, विश्व जो टीबी दिवस है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये भी याद रख लेना, जो डोर्स प्रणाली है, डोर्स प्रणाली है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, डोर्स जो प्रणाली है ये किस रोग हेतु दी जाती है? ये टीबी रोग हेतु दी जाती है। और ये भी याद रख लेना, जो बीसीजी है, बेसिलस कैलेमेटिगुरिन, बीसीजी का जो टीका है वो किसके लिए दिया जाता है? टीबी, तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। लो जी, टीबी को मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया है टीबी का। टीबी से रिलेटेड जो भी पर्सन बनेंगे वो सारे बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। देखिए टीबी, जिसे तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण ये टीबी रोग होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो टीबी रोग है यह वायु या हवा के द्वारा फैलता है और टीबी रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और डोर्स प्रणाली टीबी हेतु दी जाती है और बीसीजी का टीका टीबी हेतु दिया जाता है। तो तपेदिक रोग किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या मच्छर। तो बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाले सॉल्यूशन संभालिए। पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन देखते हैं, पीलिया, एनीमिया, घेंगा और मेरास्मस। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट बात है, घेंगा। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिसे गलगंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गलगंड, या जिसे गोइटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोइटर। ठीक है, याद रख लेना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड, घेंगा या गोइटर। और ये जो पीलिया रोग है इसमें यकृत प्रभावित होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात, यकृत या लीवर। आपको पूछेगा कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर। जबकि एनीमिया, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी एनीमिया या अरक्तता कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया। जबकि ये जो मरासमस है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, मरासमस किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। पर्सन संख्या 10 पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात, हाँ जी, हास्य गैस है, हंसाने वाली गैस है। देखिए किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है, या तो लाफिंग गैस आ जाएगा, लाफिंग गैस। ठीक है, यह आ जाएगा कौन सी? हंसाने वाली गैस। यह आ जाएगा हंसाने वाली गैस। ठीक है, यह आ जाएगा हास्य गैस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ जी, क्या हास्य गैस, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, NaOH, N2O, D2O, TOCO2। तो हास्य गैस या लाफिंग गैस कौन सी है? N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्या
कि लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये भी याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर बी। हाँ जी, नेक्स्ट जो कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा होता है जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। जो भारी पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, जो ठोस CO2 होता है इसे बोलते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है, लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन संभालो। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात। हाँ जी, देखिए सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? ऑप्शन देखते हैं NaAgAuHG। तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? Na, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 11। तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ठीक है, जबकि जो चांदी है उसका प्रतीक क्या होता है? Ag। जो सोना है उसका प्रतीक क्या होता है? Au। जबकि पारा या मरकरी है इसका प्रतीक क्या होता है? Hg। लो जी, धमाकेदार वाले सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, सोडियम का रासायनिक संकेत Na। ठीक है, चांदी का रासायनिक संकेत Ag, सोने का Au, पारा या मरकरी का Hg। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि और अग्नाशय। तो निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एडिनल ग्रंथि, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या है रे? तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। जबकि जो अग्नाशय है या पैंक्रियाज है, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या मैंने आपको ये बताया क्या कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए पिट्यूटरी या जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। जबकि अग्नाशय या जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो कौन सा आंसर रहेगा? 12वें का डी आ जाएगा। और ये भी याद रख लेना कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रख लेना, देखिए कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे देता हूँ। जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, ये मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, जबकि थायराइड ग्रंथि होती है ये गले में पाई जाती है। जबकि जो एडिनल ग्रंथि होती है ये किडनी या वृक्क के ऊपर पाई जाती है, एक जोड़ी के रूप में। ठीक है, धमाकेदार वाले सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? मीथेन, जिसको बोला जाता है CH4। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि बायोगैस के अंदर कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न संख्या 13 मैंने हल करा दी है। प्रश्न संख्या 14 है, देखिए हाँ जी, क्लोरीन 1735 में न्यूट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन देखते हैं, 17, 35, 18 और 19। तो दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से देता हूँ। देखिए किसी भी तत्व के अंदर अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो देखो पहले तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। कोई भी तत्व होता है ना, उसको ZXA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ A क्या होती है? उसकी द्रव्यमान संख्या। आराम से समझना भाई, द्रव्यमान है संख्या, और X क्या होता है? यहाँ कोई सा भी तत्व आ जाएगा। ठीक है, और X का मतलब होता है कोई सा भी तत्व आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा। और Z का मतलब होता है उसका परमाणु क्रमांक। अरे Z का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्या बताया कि किसी भी तत्व को ZXA से प्रदर्शित किया जाता है, जहां ऊपर उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे उसके परमाणु क्रमांक X, कोई सा भी तत्व। जैसे आपको लिखे 2He4, इसका मतलब तत्व कौन सा है? हीलियम, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 और इसके परमाणु क्रमांक 2। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। जैसे आपको लिखे हाँ जी, सोडियम 1123, सोडियम 1123। ठीक है, तो मतलब देखिए ये सोडियम है, इसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 11 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या 23 होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ 1H1, मतलब ये हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु क्रमांक 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 1, मतलब ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे परमाणु क्रमांक। अब अगर आपको किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है ना, तो आप आंख बंद करके आज से याद रख लेना दोस्तों
कि उसकी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से परमाणु क्रमांक घटा दो। न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है N और इसका सूत्र होता है A-Z। मतलब किसी भी तत्व में अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो। तो देखिए अब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी दे रही है, क्लोरीन है, ठीक है, इसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 17 और इसकी द्रव्यमान संख्या 35। अगर मेरे को इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो मेरे को द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाना है, तो मैं क्या घटाऊंगा, 35 में से 17, ठीक है। तो क्या बताएंगे, 35 माइनस 17 तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ये क्लोरीन 17, 35 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 18। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको अगर पूछूं, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जैसे यूरेनियम 92 238 है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन, यूरेनियम 92 238, इसमें फटाफट न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। फटाफट कमेंट करो भाई, सारे भाई लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। यूरेनियम 92 238, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। रटना नहीं है दोस्तों, सारी चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। फटाफट कमेंट करो, देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। नेक्स्ट और लास्ट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है, शक्ति का मात्रक है वाट, कैलोरी, न्यूटन, ओम इंटू मीटर। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जबकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, और ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ओम इंटू मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। हाँ तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 28। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 27 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी बच्चा मेरे से चैनल पे जुड़ा हुआ है उसका साइंस के अंदर एक भी % गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मेरे को कोई दिखावा नहीं करना है, मैं आपको वही % पढ़ाने वाला हूं जो आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, पूरी तरीके से मेरे को मालूम है कि कैसे प्रश्न आते हैं, बच्चे किस प्रकार की गलती करते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप सभी दोस्तों से एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर का बटन भी दबाएं, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि भारत के अगर किसी भी कोने में अगर कोई बच्चा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो जाना चाहिए। दोस्तों, सबका भला होना चाहिए, यही उद्देश्य के साथ हमारा काम जारी है और आगे भी जारी रहता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।